कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो कह सकते हैं पश्चिमी विचारक हैं उनके विषय में हम लोगों ने इससे पूर्व में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखी थी। उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो अगले पश्चिमी विचारक हैं वो हैं जीन जैक्स रूसो। इनके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सतत सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। जैसे आप लोग देखते हैं जब किसी पुत्र का जन्म होता है तो कहते हैं किसी का भतीजे किसी के भतीजे ने जन्म लिया है, किसी के भांजे ने जन्म लिया, किसी के नाती ने जन्म लिया है। इस प्रकार से जैसे ही वह संसार में प्रवेश करता है उसे विभिन्न प्रकार के बंधनों से बांध दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भैया सामाजिक समझौता पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक रूसो है। और ध्यान रखना है कि इसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। बहुत बार ये बीए की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो की समानता कहाँ निवास करती थी? तो मानव की महत्ता में निवास करती थी, अर्थात उसने मानव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इस कारण वो व्यक्तिवादी भी माना जाता है। रूसो का जन्म कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था। इनका हम सामान्य परिचय देखेंगे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो कष्टमय था। कारण ये था कि इसका जो पिता था बहुत शराबी था और जन्म के समय ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है और इनका पिता है इनको चाचा के पास इन्हें सौंप करके चला जाता है। वो भी अगर देखें तो बहुत बड़ा शराबी था और बहुत ज़्यादा इस पर अत्याचार करता था। कुछ समय के बाद क्या होता है कि रूसो अपने चाचा का साथ छोड़ करके चला जाता है और इधर उधर निर्वासन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, जिस कारण वो बहुत घमंडी और अहंकारी भी हो जाता है। आगे चल कर के वह एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है जिसका मुख्य शीर्षक था कि विज्ञान एवं कला की उन्नति ने किस प्रकार से मानव की नैतिकता को पतित कर दिया है। इस निबंध के माध्यम से उसकी समाज में एक विशेष पहचान हो जाती है और वर्तमान समय में हम उसे दार्शनिक के रूप में देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र का संदेशवाहक किसे कहा जाता है? तो भैया ये रूसो को कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य इच्छा का प्रतिपादक कौन है? तो रूसो ही है और ध्यान रखना है इसे जनरल विल भी कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। जी ध्यान रखेंगे, रूसो की अवस्था में मनुष्य कैसा जीवन बिताता था? ये प्रश्न है आपका। तो इसमें बताया गया है कि वह पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था, अर्थात वह हिंसक प्रवृत्ति का था। आगे देखते हैं कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो भैया ये जंगली दशा की अवस्था थी, अर्थात ये जंगलीपन की अवस्था थी। उसमें अगर देखें तो सभ्यता का अभाव था, या कह सकते हैं उसमें मानवता का अभाव माना जाता है। अगला प्रश्न बताया गया है कि राज्य की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि का बंटवारा राज्य की स्थापना का मुख्य कारण बताया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, उसमें हाफ्स, लॉक एवं रूसो इन तीन दार्शनिकों ने अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाफ्स की बात करें तो उसने बताया कि मानव जो था वो असभ्य था, बर्बर था, इसलिए उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं और भाई जुड़वा भाई हैं। और उन्होंने कहा कि जब ये असभ्यता अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो जितने भी सामान्य लोग थे उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को शासन सौंप दिया और उसे आज्ञा दी कि आप राज्य की स्थापना करें। उसके बाद में जब लाख आते हैं तो लाख के समय क्या होता है कि स्थिति सामान्य हो जाती है, गौरवपूर्ण लगती है, क्रांति हो चुकी थी। इस कारण जो लाख थे उनको ये लगता था कि वर्तमान समय का जो जीवन है बहुत अच्छा है एवं बहुत सामान्य है और उन्हें उदारवाद की आत्मा भी कहा गया। तो उन्होंने भी यही बात प्रस्तुत की कि सामान्य लोगों ने समझौता किया और शक्तियाँ एक व्यक्ति को सौंप दी। परंतु आगे चल करके जो रूसो आते हैं तो उन्होंने इसमें एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर दी। उनका यह मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी ना तो वह इतनी असभ्य थी जितनी हाफ्स ने बताया और ना तो वह इतनी उत्तम थी जितनी लाक ने बताया। मनुष्य के मध्य में भूमि के बंटवारे को लेकर के एक संघर्ष उत्पन्न हुआ और उस संघर्ष को दूर करने के लिए सामान्य लोगों ने क्या किया, एक जनरल विल या सामान्य इच्छा के माध्यम से एक राज्य की स्थापना की और उसमें एक व्यक्ति को समस्त शक्तियाँ दे दी गई जिसे राजा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। सामान्य इच्छा का प्रतिपादक कौन है भैया? तो रूसो हैं। आगे अगला प्रश्न इसी में बताया गया है कि सामान्य इच्छा के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। चलिए हम कुछ बिंदु सामान्य इच्छा के बारे में जानते हैं। देखिए, पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का जो सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है उसे ही सामान्य इच्छा कहा जाता है। इसमें यह बताया गया था कि समाज का जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग था, उसकी जो एक विचारधारा थी या जो उसकी एक बात थी, उस विचारधारा को एक राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और उस राजा ने उस विचारधारा में अपनी सहमति प्रस्तुत की और वहीं आगे चल करके सामान्य इच्छा बन जाती है। अगला प्रश्न है ये कि ईमाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है रूसो है। रूसो की जो ग्रंथ हैं वो परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जी अगला प्रश्न ये बताया गया है कि सामान्य इच्छा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भैया ये अखंडता है, अर्थात इसे का खंडन नहीं किया जा सकता है। अन्य विशेषताएं अगर देखें तो यह अदेयता है, इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। अविच्छेदता है, अर्थात इसका विच्छेद नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च व निरंकुश है, अर्थात इस पर अन्य किसी का शासन नहीं चलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यह स्थायी है और लोक कल्याणकारी की भावना भी इसमें समाहित है। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा ही सामान्य इच्छा कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जी, अगला प्रश्न बताया गया है कि रूसो कैसे प्रजातंत्र का उपासक है। तो भैया यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। तो रूसो की पुस्तकों को कहा जाता है, जिसमें एमाइल हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस प्रकार से जो अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये सब इसमें अपना ये योगदान देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि राज्य स्वाभाविक एवं अनिवार्य संस्था, यह कथन किसका है। तो यह कथन रूसो का है। देखिए, रूसो का मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो समझौते के माध्यम से हुई है और यह एक राजनीतिक अवस्था है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है तथा सामान्य इच्छा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है और यह जनतंत्रवादी राज्य का समर्थक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कानून किसके हित के लिए निर्मित किया गया है। तो भैया जनहित के लिए, अर्थात रूसो का मानना ये है कि कानून का प्रमुख उद्देश्य ये है कि समस्त नागरिकों का तीव्रता से विकास हो सके और कल्याण हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक समझौता किस बात का समर्थन करता है। तो ये व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। रूसो की जो विचारधारा है उसमें उसने व्यक्तियों के कल्याण की बात की है। समस्त उसका जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति है। उसका ये मानना है कि जो व्यक्ति है वह प्रमुख है और जो राज्य है वह गौण है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत में। इसके साथ अगर देखें तो रूसो की विचारधारा में समाजवाद के भी दर्शन होते हैं, निरंकुशतावाद के भी दर्शन होते हैं और लोकतंत्रवाद के भी दर्शन होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जी, अगला प्रश्न ये है कि रूसो की धारणा को आगे किसने अपनाया। तो आगे चल करके आदर्शवादियों ने रूसो की धारणा को अपनाया, क्योंकि जो आदर्शवादी हैं उनका यही मानना होता है कि कानून आदर्शवादी होने चाहिए और उसके साथ साथ इसमें प्रजातंत्र को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि रूसो की प्रेरणा से राज्य के निरंकुशतावाद का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हेगल ने किया, जिन्हें सामान्य रूप से अगर देखें तो हेगल का एक कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और यह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह रूसो है और ये समस्त अगर ग्रंथों की बात करते हैं तो फ्रांस में इनका अति महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखिए, सामान्यतः जब इसकी दशा बहुत खराब हो गई थी या कह सकते हैं कि बहुत एकाकी हो गया था, तब ये सीधे जिनेवा से कहाँ आता है, फ्रांस में आता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि रूसो लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी है, यह कथन किसका है। तो डॉक्टर मोरे ने यह कथन लिखा है। आगे देखेंगे, रूसो के राज्य कैसे थे। तो भैया यह छोटे थे जिनमें बहुत कम जनसंख्या निवास करती थी। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अवश्य नोट करें। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया। तो यह रूसो ने दिया। और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए, जो 1789 के आसपास जो फ्रांस की क्रांति होती है उस क्रांति में यह नारा बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। जी, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह रूसो ही है। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हो। ये भैया प्रश्न इस प्रकार से, प्रकृति की और लौटो नारा किसने दिया। तो यह नारा रूसो ने दिया है और बहुत बारे प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि जनरल विल या सामान्य इच्छा की प्रमुख आलोचना क्या है। तो यह अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक है। इसके साथ साथ यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का जो भेद है वो रूसो ने काल्पनिक किया, अर्थात इसमें वास्तविकता का अभाव है। इसके साथ साथ इनकी जो सामान्य हित की परिभाषा दी गई है वह उसकी व्याख्या संभव नहीं, उसे समाज में हम लागू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का भी पोषक इसे बताया गया है, अर्थात जब समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो निरंकुशता चरम स्थिति पर पहुंच जाती है और वह जनता का शोषण करने लगता है। इसके साथ साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में भी यह जो इनकी इच्छा है यह संभव नहीं हो सकती है। कुछ विचारकों ने आलोचना भी की है रूसो की, जैसे इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखते हैं तो इनकी जो विचारधारा है वो अत्यधिक अस्पष्ट एवं जटिल है। मानव स्वभाव और इतिहास की जो धारणा के विरुद्ध मानी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें हनन होता है। प्रतिनिधात्मक शासन के परिप्रेक्ष्य में इनकी जो धारणा है वो त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ साथ कानून विषयक जो इनके विचार हैं वो भी एकांगी माने गए हैं। राज्य और समाज में भेद करना असंभव माना गया है। सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में कोई संगति नहीं स्पष्ट हो रही है। व्यवहारिक राजनीति और अन्य प्रभावों की इसमें उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुछ अन्य किताबें जैसे हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट द प्योरीफाई मोरल, ये भी इनकी किताब है। और डिस्कोर्सेज ऑन द वर्जिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनक्वालिटीज ऑफ मैन, ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है। इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये इनकी अति महत्वपूर्ण किताबें मानी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि तो रूसो ने हमें ये बताया था कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बात ये भी बताई गई थी कि जो सामान्य इच्छा पर जो अगर देखें तो किसका नियंत्रण नहीं होता है, तो दैवी और प्राकृतिक परंपरागत नियम का उन पर नियंत्रण नहीं होता है। यदि कोई आपदा आ जाती है तो जो राजा है या जो कह सकते हैं कि शासन है वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है, बाद में उसमें एक विशेष सुधार कर सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा, सामान्य रूप से बात करते हैं कि
जो रूसो के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन आपको बताए गए, ये कथन आपकी परीक्षा का अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भाग बने। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण जो कथन ये बताया गया है कि एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है कि विधि का अस्तित्व या कानून का अस्तित्व राजनीतिक समाज में संभव है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है, क्योंकि ये उनका ये मानना था कि जब तक कानून का की रचना नहीं होगी तब तक राजनीतिक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो आज हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण जो ये जीन जैक्स रूसो से संबंधित जो महत्वपूर्ण 27 प्रश्न थे उनके विषय में हम लोगों ने आज देखा। मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा का भाग बने, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो जिन भी साथियों ने आपके साथियों ने यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी या अन्य प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन किया है या वो राजनीतिक विज्ञान से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।